नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अनूप लाल मंडल। और अनूप लाल मंडल जी की बात करें तो इन्होंने निर्वासिता 1929 में, समाज की बेदी पर 1931 में, साकी 1932 में, रूपरेखा 1934 में और ज्योतिर्मयी 1934 में उपन्यासों की रचना की है। तो इन सभी उपन्यासों को कैसे याद किया जाए, तो इसके लिए एक छोटी सी क्लू बना ली जाए। और क्लू कुछ इस प्रकार से है कि अनूप लाल कोई व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, अपने मंडल से 29 वर्ष की अवस्था में निर्वासित हो जाते हैं। और निर्वासित होकर कहाँ पर, बोले समाज की 31 वेदी पर जाते हैं। और साकी को मान लीजिए कोई देवता है, तो साकी का क्या करते हैं, 32 बार नाम स्मरण करके क्या करते हैं कि 34 रूपरेखा बना करके 34 दीपक जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं और क्या करते हैं, उपन्यास लिखना शुरू कर देते हैं। तो बस इसी से आप याद कर सकते हैं कि क्या अनूप लाल क्या करते हैं, अपने मंडल से 29 वर्ष की अवस्था में निकल जाते हैं, समाज की 31 वेदी पर जाते हैं, साकी को साक्षी मान करके उनका 32 बार उनका नाम स्मरण करते हैं और 34 रूपरेखा बना करके 34 ज्योति जला करके उपन्यास लिखना शुरू कर देते हैं। इससे आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करें कि उपन्यास में अगर देखा जाए तो अनूप लाल जी ने जो समाज की बेदी एवं रूपरेखा उपन्यास है, एक पत्रात्मक प्रविधि पर लिखा गया उपन्यास है, यानी कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। कौन? समाज की बेदी पर और रूपरेखा। आगे अनूप लाल मंडल के कुछ अन्य उपन्यास भी हैं, जिनमें पहला है मीमांसा 1937 में, आवारों की दुनिया 1945 में, दर्द की तस्वीरें 1945 में और बुझने ना पाए। कैसे याद करेंगे, तो इसका एक क्लू बना लीजिए। क्या वही क्लू बना लीजिए क्या कि कौन मीमांसा क्या करती हैं, 37 वर्ष की उम्र में क्या करती हैं, आवारों की दुनिया में 45 दर्द की तस्वीर ना बुझने पाए, इसलिए मंडल और मंडल में जा रही हैं, एक मंडल से दूसरे मंडल में जा रही हैं। कौन? बताए कि मीमांसा। कब? बोले 37 वर्ष से क्या कर रही हैं, आवारों की दुनिया में कितने, बोले 45 दर्द की तस्वीर ना बुझने पाए, इसलिए क्या करती हैं, सभी मंडलों में जा रही हैं। तो इससे आपका जो बन गया क्या कि मीमांसा 37 वर्ष से हो जाएगा 1937 में, आवारों की दुनिया में 45 दर्द की तस्वीर 1945, यानी कि 45 दर्द लेकर आवारों की दुनिया में जाती है ना। और बुझने ना पाए, दर्द ना बुझने पाए, तो ना बुझने पाए और मंडल से हो गया मंडल में जाती हैं। अगले बड़े प्रसिद्ध जो उपन्यासकार हैं, जिनमें सिया राम शरण गुप्त, जो कि गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार हैं। तो सिया राम शरण जी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। तो इनके उपन्यास इस प्रकार हैं, जिनमें पहला उपन्यास है गोद 1932 में, संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण किया गया है। दूसरा है अंतिम आकांक्षा 1934 में, सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण है। तीसरा है नारी 1937 में, समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का चित्रण किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो एक क्लू बना लीजिए क्या कि सियाराम शरण कोई व्यक्ति हैं जिनकी गोद भरने, यानी कि गोद खाली है, कोई संतान नहीं है, तो जिनके गोद भरने की है ना, क्या करते 32 साल तक इनकी गोद भरी नहीं है, अर्थात कोई संतान नहीं है। तो इनकी अंतिम आकांक्षा गोद भरने की, यानी कि संतान उत्पन्न होने की, कब? बोले 34 में पूरी हो गई, तो 1934 में पूरा हो गया। तो क्या करते हैं, कितने 37 नारियों को क्या करते हैं, उनकी असहायता और व्यवस्था के कारण उनको क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कि सियाराम शरण क्या करते हैं, 32 वर्ष तक क्या थे, निसंतान थे, यानी कि उनकी गोद नहीं भरी थी। तो उनकी गोद जब नहीं भरी थी तो उनकी ये आकांक्षा जो थी, अंतिम आकांक्षा 34वें वर्ष में पूरी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि नारियों को, जो कि 37 नारी थी, जो उनमें असहाय थी, विवश थी, उनको क्या करते हैं, ये बहुत सारा पुरस्कार, धन्यवाद आदि सब देते हैं, यानी कि खुशी में उनको उपहार आदि देते हैं। अब अगले उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी, और गांधीवादी या मानवतावादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं, जिनमें पहला है विदा 1927 में, भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय किया गया है। दूसरा है विजय 1937 में, बाल विधवा समस्या का चित्रण किया गया है। और तीसरा है विकास 1938 में,
उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण किया गया है। तो इन्हें कैसे याद करेंगे, एक छोटा सा क्लू बना लीजिए कि प्रताप क्या करता है, बलाय की विदा कब, बोले 1927 में, यानी कि 27 वर्ष में क्या हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। किससे, बोले भारतीयों पश्चात दोनों सभ्यता के समन्वय करके जो है ये क्या हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रिक बना लीजिएगा कि विदा संसार से विदा हो गए। तो इस विदा से पहले उन्होंने क्या किया, बताया कि 37 समस्याओं पर विजय उन्होंने कर लिया था, और क्या कर लिया था, 38 जो है उच्च वर्ग के विकास उन्होंने कर लिए थे। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि प्रताप है ना, एक ट्रिक है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या अन्य प्रकार का कोई इसका उद्देश्य नहीं है। तो प्रताप क्या करते हैं, तो प्रताप बताए कि संसार में क्या होते हैं, 27 वर्ष की अवस्था में विदा हो जाते हैं। तो विदा करने से पूर्व क्या करते हैं कि 37 समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और क्या करते हैं, 38 उच्च विकास कर लेते हैं। तो क्या होगा, विदा से हो गया विदा 27 वर्ष में, 1927 में, भारतीयों 50 सभ्यता का समन्वय उसमें है। विजय 37 विजय से हो जाएगा कि विजय करते हैं किस पर, बोले बाल विधवा विवाह का इसमें समस्या आदि का चित्रण किया गया है। और विकास 38 हो जाएगा, उच्च वर्ग की विलासिता का चित्रण किया गया है। तो 38 क्या करते हैं, उच्च विकास करते हैं। इससे आप याद कर लीजिएगा कि प्रताप विदा होने से पहले क्या कर देते हैं कि 37 विजय और 38 विकास करते हैं। अगले बड़े महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार है राधिका रमण प्रसाद सिंह, और बात करें तो इनका उपन्यास है राम रहीम 1936 में, दूसरा है पुरुष और नारी, तीसरा है संस्कार 1942 में, और चौथा है चुम्बन और चाटा 1956 में। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए कि राधिका रमण के पास कौन, बोले राम रहीम 36 पुरुष और नारी के साथ 42 संस्कार के लिए आते हैं, चुम्बन और चाटा के लिए नहीं आते हैं। यानी कि चुम्बन के लिए 56 चाटा खाने नहीं आते हैं, है ना। कोई व्यक्ति क्या करेगा, जो चुम्बन कर लेगा तो क्या होगा, उसको 56 चाटे पड़ेंगे। इस तरह से ट्रिक बना लीजिएगा। तो कैसे, तो राधिका रमण प्रसाद उपन्यास क्या हो गया, राम रहीम 36 से हो गया 1936 में, पुरुष और नारी से हो गया पुरुष और नारी, संस्कार 42 संस्कार के लिए आते हैं तो संस्कार 1942 में, चुम्बन और चाटा करने के लिए नहीं आते हैं कि चुम्बन है ना, चुम्बन करके 56 चाटा खाने नहीं आते हैं। जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, किसी का चुम्बन करेगा तो क्या होगा, उसको 56 चाटे पड़ेंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्या हो गया कि राधिका रमण के पास कौन, बोले राम रहीम 36 पुरुष और नारी के साथ 42 संस्कार के लिए आते हैं, चुम्बन करके 56 चाटा खाने के लिए नहीं आते हैं। इससे याद हो जाएगा। अब अगले जो उपन्यासकार हैं जीपी श्रीवास्तव जी, इनका पहला उपन्यास है महाशय धड़ाम सिंह शर्मा 1919 में, दूसरा है लतखोरी लाल 1931 में, तीसरा है बिलायती उल्लू 1932 में, चौथा है स्वामी चौकठानंद 1936 में, पांचवा है प्राणनाथ 1925 में, और छठा है गंगा जमनी 1927 में, सातवां है दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932 में। अब इन सबको कैसे याद करें, तो जीपी श्रीवास्तव, यही जीपी श्रीवास्तव हैं जिन्होंने नाटक जो लिखा था क्या, उलट फेर, दुमदार आदमी, नाक में दम, है ना, चोर के घर छिछोर आदि ढेर सारे नाटक उन्होंने लिखा था। तो इन्हीं जेपी श्रीवास्तव जी की हम बात करें तो क्या हो जाता है, महाशय, कोई महाशय हैं जिसे हम लोगों का बास होता है, महाशय होता है, वो क्या हो जाते हैं, एक नए अंदाज में, एक नए अंदाज में क्या हो जाते हैं, वो धड़ाम से गिर जाते हैं। जब धड़ाम से गिर जाते हैं तो कुछ लतखोरी टाइप के लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी एक टीस रहती है, वो टीस निकल जाती है, तो उनकी टीस निकल गई, जिस पर क्या हो गया, उल्लू टाइप के लोगों की बत्तीसी निकलने लगी, बत्तीसी यानी कि हंसने लगे। तब क्या हुआ, स्वामी चौकठानंद आ जाते हैं और क्या करते हैं, 36 बात सुनाने लगते हैं, और प्राणनाथ को कहते हैं कि तुम पहुँचो, तुम पहुँच करो, पहुँचो किसके, बोले गंगा और जमुना को साथ जो है तुम पहुँचो, और क्या करो, दिल जलों की क्या करिए, आग को बुझा दीजिए और इनकी बत्तीसी को बंद कर दीजिए। तो बत्तीसी से हो गया 1932। क्या हुआ कि देखिए, कौन, जीपी श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कोई महाशय हैं, वो क्या कर देते हैं, एक नए अंदाज में, एक नौ माने 19, क्या करते हैं, नए अंदाज में धड़ाम से गिर जाते हैं। तो क्या होता है, जो लतखोरी टाइप के लोग हैं, जिनकी टीस थी, एक टीस थी, वो टीस निकल जाती है कि बड़ा अच्छा हुआ गिर गए, बड़ा मुस्कुराने लगते हैं। और कुछ उल्लू टाइप के लोग हैं जो क्या करते हैं, बत्तीसी दिखाने लगते हैं, मतलब हंसने लगते हैं। क्यों, क्योंकि महाशय धड़ाम से गिर गए हैं। तो क्या होता है, स्वामी चौकठानंद क्या हो जाते हैं, बिल्कुल 36 खरी खोटी बातें सुनाने लगते हैं, है ना, और प्राणनाथ को भेजते तुम पहुँचो, किसके, गंगा और जमुना दोनों के साथ क्या करो, पहुँच जाओ और दिल जले की आग बुझा करके इनकी जो बतीसी है उसको बंद कर दो, इनकी बतीसी या हंसी को बंद कर दो। बस ये ट्रिक बन गया, और इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद कर सकते हो। आगे बात करें मन्नन द्विवेदी गजपुरी की, तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है कल्याणी
1921 में, है ना। आप कह सकते हैं मनन करिए किसका बोले, है ना, मनन करिए तो कल्याण हो जाएगा 21 बार। और मनन द्विवेदी का हम लोगों ने एक और पढ़ा था इसके पहले कि मनन करो किसका, राम लला का, किसके, एक साथ 17 में, तो क्या हो जाएगा, तो बस, है ना, मनन करो किसका, राम लला का एक साथ सब लोग। और यहाँ पर क्या, मनन करो तो कल्याण हो जाएगा। 21 बार मनन कर दीजिए राम लला का तो कल्याण हो जाएगा। तो राम लला वहाँ ले लीजिएगा, यहाँ कल्याणी ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात करें हम लोग मदारी लाल गुप्त की, तो मदारी लाल गुप्त के प्रमुख जो उपन्यास हैं, गौरी शंकर 1923 में, सखाराम 1924 में, और मानिक मंदिर 1926 में। तो इन सभी को कैसे याद किया जाए। देखिए हम लोग गांव में देखे हैं मदारी जो तमाशा दिखाने वाला आता है, ठीक है ना। तो गौरी शंकर, गौरी के शंकर का एक डमरू होता है ना डमरू। तो डमरू को 2-3 बार, 2-3 से हो गया 23, 2-3 बार बजाता है तो क्या हो जाते हैं, 2-4 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब 2-4 लोग, मतलब कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो क्या हो जाता है, 2-4 लोगों के इकट्ठा होने से एक उसमें से अपना सखा बना लेता है, सखा जिसे आप कहते हैं चेला बना लेता है, एक को बुला लेता है। तो फिर क्या करता है, अपना तमाशा वगैरह जिला दिखाता है। और दिखाने के बाद क्या कहता है, मानिक मंदिर, मानिक माने होता है मनी, पैसा आदि लाने के लिए, मंदिर माने होता है घर जाओ और क्या करो, 26 मिनट में ला करके दे दो जो कुछ भी देना हो। अगर तमाशा आपने हमारा देखा है तो घर जाओ, वहाँ से कुछ मनी आदि लेकर आओ। कब, बोले 26 मिनट में आओ। तो बस आपकी ट्रिक बन गई क्या, कि मदारी आया, उसने क्या किया, गौरी शंकर के यंत्र यानी कि कौन, डमरू को 2-3 बार बजाता है। तो 2-4 लोग आते हैं, उसमें से एक को सखा बना लेता है, चेला बना करके अपना तमाशा दिखाता है। और तमाशा जब खत्म हो जाता है तो कहता है कि मानिक के लिए, मनी के लिए, पैसा के लिए काओ मंदिर अपने घर जाओ और 26 मिनट में यानी कि जल्दी से लेकर के आ जाओ, है ना। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकें, क्योंकि आपको एक चित्र उपस्थित हो जाता है कि मदारी आता है तो गौरी शंकर वाला डमरू बजाता है, तो एक को सखा बना लेता है। 2-4 लोग जब आ जाते हैं तो क्या करता है, खेल समाप्त होने के बाद कहता है कि अपने अपने घर जाओ, है ना, मानिक लेकर आओ, मानिक मानिक माने पैसा लेकर आओ, मंदिर माने घर से, है ना। कब, 26 मिनट में, ठीक है, जल्दी आओ, आधे घंटे में। आगे हम लोग बात करें गिरिजादत्त शुक्ल यानी कि गिरीश जी की, तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है संदेह 1925 में, प्रेम की पीड़ा 1930 में, अरुणोदय 1930 में, पाप की पहेली बाबू साहब 1932 में। कैसे याद करें इन सभी जो उपन्यास को, तो ट्रिक बना लीजिए, क्या, गिरजा। कोई व्यक्ति गिरता है कब, जब वो संदेह करता है। संदेह करोगे तो क्या, संदेह में गिर गया तो क्या होगा, तो पंच से पूछा तो पंच से पूछा कि भाई ऐसा है कि नहीं है ना। दूसरा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रेम की पीड़ा होती है, एक टीस होती है तो गिर जाता है। प्रेम की पीड़ा की टीस में कोई गिर गया। कोई क्या आ जाता है, बोले अरुणोदय में गिर जाता है, अरुणोदय की टीस में है, कोई अरुण नाम का व्यक्ति है, उसका उदय हो रहा है तो उसकी टीस में गिर जाते हैं लोग, हैं कि अरे उसका तो बहुत उन्नत हो रहा है, तो अरुणोदय की टीस में गिर गया। कोई कह रहे हैं पाप की पहेली में गिर जाता है ना, एकदम बिल्कुल पाप करता है और पाप के चक्कर में ही गिर जाता है समाज से। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैसे गिरते हैं, बोले बाबू साहब के, है ना, चरणों में बत्तीसी दिखाते हुए, मतलब हंसते हंसते गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते, क्योंकि बड़े हैं, है ना, सम्मान के योग हैं, तो हम लोग उनके चरणों में गिरते हैं। तो क्या बन गई ट्रिक, बोले गिर जाते हैं संदेह में, संदेह से हो गया संदेह में, तो क्या करते हैं, तो पंच से पूछते हैं, पंच से तो हो जाएगा पंच, तो पंच से हो जाएगा 25 में। प्रेम की पीड़ा एक टीस होती है और उसकी टीस में गिर जाते हैं, टीस से हो गया 30, प्रेम की पीड़ा से हो गया पीड़, और प्रेम की पीड़ा में गिरते हैं। अरुणोदय की टीस में गिरते हैं, अगर अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, उसका उदय हो रहा है, उसका उत्थान हो रहा है, तो उसकी टीस में कुछ लोग गिर जाते हैं। पाप की पहेली में, पाप की गुत्थियों में बज करके कुछ लोग गिर जाते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और बाबू साहब आ जाएँ तो उनको हम लोग क्या करते हैं, बत्तीसी दिखाते हुए, मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनके पैरों पर गिर जाते हैं, उनके सम्मान में गिर जाते हैं। तो इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे जो एक बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र ओझा, बात करें तो इनका पहला उपन्यास है सन्यासिनी 1926 में, दूसरा है पतझड़ 1930 में, तीसरा है पाप और पुण्य 1930 में, और चौथा है जेल यात्रा 1931 में, और पांचवा है तलाक 1932 में। कैसे याद करें, तो यहाँ से आप ले लीजिए प्रफुल्ल। प्रफुल्ल माने होता है खुश, है ना। मन कब खुश होता है, किसका, बोले सन्यासिनी। एक तो सन्यासिनी खुश है, जो 26 साल के सन्यासिनी है वो बहुत खुश है, या आप कह सकते हो 26 सन्यासिनी बहुत खुश है। दूसरा कब, बोले दूसरा तो मन तब खुश रहता है जब पतझड़ हो, पतझड़ के 30 दिन मन खुश होता है। तो 30 से हो गया 1930 और पतझड़ से हो गया पतझड़, तो पतझड़ के महीने में 30 दिन क्या हो जाता है, मन प्रफुल्ल रहता है ना। आगे देखें पाप और पुण्य, जब व्यक्ति क्या होता है, पाप और पुण्य में, है ना, पाप और पुण्य के बारे में जान जाता है तो क्या करता है, बिल्कुल 30 दिन
खुश रहता है, प्रफुल्ल रहता है। और जेल यात्रा है ना 31, देखो जेल की यात्रा क्या होती है, एक टीस होती है। और क्या हो जाए अगर किसी को जो आपके जिससे आप टीस रखते हैं, जो आपका दुश्मन है जिससे आप जलन रखते हैं, उसको अगर एक 31 वाले व्यक्ति को क्या हो जाए, जेल यात्रा हो जाए, तो मन बड़ा प्रफुल्ल होता है, बड़ा अच्छा हुआ, ये समाज के लिए कलंक था, इसको जेल की यात्रा हो गई, इसको जेल हो गई, तो क्या हो जाता है, मन प्रफुल्ल हो जाता है। आगे बात करें हम लोग तलाक, तो देखें अगर 32 कलह हो, 32 झगड़ा हो और 32 प्रकार के है ना कि 32 ही लोग हंसाई करें, है ना, लोग हंसें, तो उससे अच्छा है क्या हो जाए, उस संबंध का तलाक ही हो जाए, तो भी व्यक्ति खुश हो जाता है ना। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं कि पहला तो सन्यासिनी खुश है ना, 26 सन्यासिनी खुश हैं। दूसरा प्रतिदिन के 30 दिन व्यक्ति प्रफुल्ल रहता है। पाप और पुण्य में जो है 30 दिन खुश रहता है। जेल यात्रा अगर 30 वाले व्यक्ति को क्या हो जाती है, जेल यात्रा हो जाती है, तो मन प्रफुल्ल हो जाता है। और अगर 32 प्रकार की समस्याएं हो, 32 प्रकार के झगड़े टगड़े हों, तो अगर इससे भी तलाक हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रफुल्ल हो जाता है। बस केवल एक ट्रिक है इसे याद करने का, बाकी इसको अन्यथा और अन्य जगह मत लें, है ना। बात करें अगले उपन्यासकार तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इनका पहला उपन्यास है अप्सरा 1931 में, दूसरा अलका 1933 में, तीसरा निरुपमा 1936 में, चौथा प्रभावती 1926 में, और पांचवा है चोटी की पकड़, और छठा है काले कारनामे 1950 में। तो एक ट्रिक तो आप यही बना लीजिए, इनके क्रम का क्या बन जाएगा कि बोले कौन, अप्सरा अलका और निरुपमा क्या करती है, प्रभावती की चोटी पकड़ करके उसके कारनामे, काले कारनामे के लिए निराला के पास लाती है। बस निराला के उपन्यासों का ट्रिक बन गया, क्या बन गया कि अप्सरा अलका और निरुपमा प्रभावती की चोटी पकड़ करके उसके काले कारनामे के लिए उसको कहाँ पर, निराला के पास लाती है। और दूसरा देखिए क्या बन गया, सन याद करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अप्सरा क्या है, बिल्कुल बोले सूर्य की पास कितनी, बोले 31 अप्सरा बड़ी निराली है, तो सूर्य की कितनी, बोले 31 अप्सरा बड़ी निराली है। दूसरा क्या होता है, अलका, अलका लका लक लक क्या होता है, देखिए लक होता है 3 क्या 3, पहला लक तो किसी को नौकरी मिल जाए, दूसरा लक क्या मिल जाए, उसको अपने ज़िले में नौकरी मिल जाए, और तीसरा लक क्या है कि नौकरी के साथ साथ क्या है कि शादी भी हो जाए। तो तीनों क्या हो गया, एक लक है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि लक तो भैया नौकरी मिल जाए, दूसरा शादी हो जाए, नौकरी तो लक है, और तीसरा लक है कि शादी हो तो बीबी की भी नौकरी हो, यानी कि तीनों को मिल जाए, तो एक क्या हो जाएगा, एक लक होगा, और बड़ा निराला लक होगा, ठीक है ना, कि शादी हुई तो बीबी मिली, बीबी भी नौकरी है, तो बिल्कुल एक निराला लक हो जाएगा। आगे बात करें निरुपमा, है ना 1936 में, 36 में उपमा, 36 उपमा बेकार है ना, किसके, निराला के लिए, है ना, तो 36 उपमा बेकार है। प्रभावती 36 की है, तो प्रभा 36, प्रभा सूर्य की किरणें कितने बड़ा, सूर्य की प्रभा 36 प्रभा 36 है ना, इससे आप याद कर सकते हैं। और चोटी की पकड़ बड़ी निराली होती है, ये देख लीजिए। और काले कारनामे, बोले 50 काले कारनामे किसके, फिर वही पकड़िए कि अप्सरा अलका और निरुपमा प्रभावती की क्या करते हैं, प्रभावती क्या करती हैं, प्रभावती की चोटी पकड़ लेती हैं, क्या करती हैं, और उसके 50 काले कारनामे निराला जी के पास ले जाके गिनवाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि अप्सरा अलका और निरुपमा क्या करती हैं, प्रभावती की चोटी पकड़ करके उसके काले कारनामे गिनाती हैं। आगे है गोविंद वल्लभ पंत जी, पहला उपन्यास सूर्यास्त 1922 में, दूसरा प्रतिमा 1934 में, तीसरा उपन्यास है मदारी 1935 में। कैसे याद करेंगे, तो यही गोविंद वल्लभ हैं जो क्या करते हैं, गोविंद वल्लभ लेकर चलते हैं, जिन्होंने बरमाला नाटक, बरमाला प्राप्त किया था वल्लभ से, जिन्होंने क्या किया था, राजमुकुट प्राप्त किया था अपने बल्लभ से, आयाती को अपने बल्लभ से मारा था, कंजूस की खोपड़ी अपने बल्लभ से फोड़ दिए थे, और अंगूर की बेटी को दे दिए थे ना, तो वही गोविंद वल्लभ हैं जिन्होंने इतने नाटक लिखे। अब इनके उपन्यास क्या हैं, तो बोले गोविंद अपने बल्लभ से क्या करते हैं, बल्लभ है ना, सूर्यास्त के बाद 2-2 बल्लभ लेके चलते हैं, जब सूर्यास्त डूब जाता है, अंधेरा होता है, तो 2-2 बल्लभ लेके चलते हैं, कौन, गोविंद। और कहाँ जाते हैं, बोले प्रतिमा के पास जाते हैं। प्रतिमा एक मूर्ति है, सोने की मूर्ति, कल्पना कर लीजिए, तो वहाँ पे 3-4 घंटे वहाँ रहते हैं, है ना, रात को जब सूर्यास्त हो जाता है, तो गोविंद वल्लभ क्या करते हैं, 2-2 बल्लभ लेकर के प्रतिमा के पास जाते हैं, 3-4 घंटा वहाँ पर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि ये मदारी है ना, वो दुष्ट टाइप का है, वो 3-5 ना कर दे, 3-5 का मतलब 35, मदारी से हो गया मदारी। तो इस ट्रिक से आप इसको बैठा लीजिएगा कि क्या गोविंद क्या करते हैं, बल्लभ कब, बोले सूर्यास्त के समय 2-2 बल्लभ लेके जाते हैं, कहाँ, बोले प्रतिमा के पास 3-4 घंटे वहाँ पे रहते हैं। क्यों, क्योंकि मदारी 3-5 ना कर दे, मूर्ति के साथ कुछ 3-5 ना कर दे, कुछ चुरा उरा ले जाए, कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे, इसलिए। उपन्यासकार हैं श्रीनाथ सिंह जी, इनका पहला उपन्यास है उलझन 1922 में, दूसरा क्षमा 1925 में,
तीसरा एकाकिनी 1927 में, चौथा है प्रेम परीक्षा 1927 में, पांचवां है जागरण 1937 में, छठा है प्रजल मंडल 1941 में, सातवां है एक और अनेक 1951 में, और आठवां है अपहृता 1952 में। कैसे याद करें? तो एक क्लू निकाल लीजिए कि श्रीनाथ, श्रीनाथ नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, उलझन में दो दो हाथ कर लेता है। अब दो दो हाथ कर लेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्षमा करने के लिए कहाँ पर पहुँचते हैं, पंच के पास पहुँचते हैं। पंच दो पंच से 25 क्या करते हैं, एकाकिनी है, एकाकिनी में कहते हैं भैया हम एकाकिनी हैं और दो साथ, मेरा साथ आप दीजिए, तो क्या हो जाता है। और क्या करते हैं, प्रेम से क्या करते हैं, दोनों को साथ साथ रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको जागरण बताते हैं कि भैया आप देखो 37 जागरण करो, तो जागरण 37 है ना, 37 जागरण करो। 37 जागरण करते हैं तो क्या होता है कि प्रजामंडल क्या होती है, एक टाली से, है ना, एक टाली से भर के आती है और फिर एक और एक करके अनेक लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, है ना, एक एक करके 51 लोग, है ना, 51 प्रकार से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, इस प्रकार से 52 अपहृत लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, 52 अपराहित भी लोग आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि श्रीनाथ का जो जागरण है वो सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उलझन में दो दो हाथ होता है तो क्षमा मांगने के लिए पंच के पास पहुँचते हैं, तो एकाकिनी दो साथ, तो प्रेम न तो प्रेम दो साथ, एकाकिनी और प्रेम उनका साथ देते हैं। फिर उनको 37 जागरण करने के लिए बताया जाता है, तो पूरा प्रजा का मंडल जो एक टाली से भर के आते हैं और एक एक करके 51 लोग पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, 52वां अपहृत भी पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से ढेर सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले उपन्यासकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। पहला उपन्यास है प्रेम पथ 1926 में, दूसरा है अनाथ पत्नी 1928 में, तीसरा है मुस्कान 1929 में, चौथा है प्रेम निर्वाह 1934 में, पांचवा है पतिता की साधना 1936 में, छठा है चलते चलते 1951 में, और सातवां टूटते बंधन 1963 में। कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक बना लीजिए। क्या ट्रिक बनेगी कि भगवती प्रसाद वाजपेयी क्या करते हैं, 26 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, प्रेम पथ पर चल लेते हैं, यानी कि प्रेम करते हैं, और 28 वर्ष में क्या कर लेते हैं, अनाथ को अपनी पत्नी बना लेते हैं, यानी कि अनाथ के साथ है, अनाथ को पत्नी बना लेते हैं कि फिर क्या हो जाता है कि 29 वर्ष में मुस्कान नामक की एक बेटी भी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, दोनों तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। फिर 34 वर्ष तक क्या करते हैं, बड़े प्रेम के साथ निर्वाह करते हैं, और 36 वर्ष में क्या करते हैं, पतित की साधना करने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार से चलते चलते 51 वर्ष बीत जाता है, लेकिन 1963 में जाते जाते क्या हो जाता है, इनके बंधन जो है टूट जाते हैं, इन्हीं के टूटते बंधन इनके दिखाई देते हैं तिरछे तिरछे। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि भगवती प्रसाद वाजपेयी क्या करते हैं, 26 साल की उम्र में प्रेम पथ यानी कि प्रेम करते हैं, है ना, 28 साल में क्या करते हैं, अनाथ जो होती है उसको अपनी पत्नी बना लेते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में मुस्कान नामक एक बिटिया पैदा होती है, और 34 साल से प्रेम से रहते हैं, प्रेम निर्वाह करते हैं। फिर 36वें वर्ष क्या करते हैं, साधना करने चले जाते हैं। इस प्रकार से चलते चलते 51 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन 63 वर्ष में क्या हो जाता है, इनके बंधन टूट जाते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं। आगे बात हम लोग करें कि डायरी प्रविधि का हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्न राव के उपन्यास जिनका नाम है मुन्नी की डायरी से माना जाता है, और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। तो क्या है कि डायरी प्रविधि से उपन्यास है ना हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्न राय ने किया और मुंशी की डायरी नाम से किया है, जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ है। अब आगे देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, बिंद्रावन लाल वर्मा और शंभुदयाल सक्सेना के उपन्यास जिसका नाम है त्रिमूर्ति से माना जाता है। अब त्रिमूर्ति में कौन कौन है, तो देखिए, एक तो भगवती की मूर्ति होती है, दूसरा कौन, शंभु की मूर्ति होती है, और मूर्ति सब कहाँ पे है, बोले बिंद्रावन में। तो ट्रिक बना लीजिए कि बिंद्रावन में किसकी, बोले बिंद्रावन में भगवती और किसकी, शंभु की मूर्ति जो है रखी गई है। तो समयाभाव होने के कारण आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम तृतीय उत्थान यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग के सभी उपन्यासकार और उनके उपन्यासकारों को ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।